This call is now being recorded. हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछली क्लास में मेंसुरेशन या फिर क्षेत्रमिति से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे। कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने पढ़ लिए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम आज पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े थे? हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक तो वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल, जहां पे हमने देखा था कि वर्ग का परिमाप का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? 4 गुणा भुजा। और वर्ग के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? ए स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूं भुजा स्क्वायर। भुजा को हमने ए माना था, तो इसलिए मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर। तो वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र ये हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। उसके साथ ही हमने क्या पढ़ा था? उसके साथ ही हमने पढ़ा था समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल, या फिर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखिए, परिमाप में हमने क्या पढ़ा था? समलंब चतुर्भुज के परिमाप में हमने पढ़ा था कि परिमाप जो होता है वह होता है उसकी चारों भुजाओं का योग। परिमाप जो होता है वह होता है चारों भुजाओं का योग। और क्षेत्रफल के सूत्र में हमने पढ़ा था, क्षेत्रफल का सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज के 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। ये मैं शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। गुणा उनके बीच की दूरी। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। ये सब हमने पिछली क्लास तक पढ़ लिया था। तो अब इसी पे आधारित हम एक क्वेश्चन करते हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको एक आकृति दी हुई है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको भुजा पी एस और क्यू आर के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। भुजा पी एस और क्यू आर के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा, कमेंट मैंने बंद कर दिए हैं। सभी को पोल सेक्शन में आंसर करना है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में सॉल्व किया था। सेम क्वेश्चन था। तो सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपको एक आकृति दी हुई है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको भुजा पी एस और क्यू आर के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। भुजा पी एस और क्यू आर के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। मैं इंग्लिश में एक और क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इफ द एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, then find the perpendicular distance between side PS and QR. We have we have to find the perpendicular distance between PS and QR. सॉल्व सभी बच्चों को करना है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो जो सॉल्व नहीं करेगा। सॉल्व अटेम्प्ट सभी बच्चों को करना है। वेरी गुड, काफी अच्छी बात है, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। We have to find the perpendicular distance between PS and QR. आपको देखिए आकृति दी हुई है, आकृति का नाम नहीं दिया हुआ है कि यह कौन सी आकृति है। सबसे पहले आपको आकृति का नाम देखना है कि कौन सी आकृति है। फिर आपको क्षेत्रफल दिया गया है और दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। सॉल्व सभी बच्चों को करना है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो जो अटेम्प्ट ना करे। 5:38 हो गए हैं, 2 मिनट और वेट करते हैं हम। 2 मिनट और वेट करेंगे, 5:40 पे इसे सॉल्व करेंगे। 5:40 पे इसे सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन में कीजिए, जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन में अपना आंसर करें। 5:39, 1 मिनट और है आपके पास। 1 मिनट और है आपके पास। जल्दी से सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। We have to find the perpendicular distance between side PS and QR.
भुजा पीएस और क्यूआर के बीच की हमें लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 30 सेकंड और बचे आपके पास, 30 सेकंड। 30 सेकंड में हम इसे सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 सेकंड, 10 सेकंड और बचे हैं। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अगर अभी कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है पोल सेक्शन में, तो वो कमेंट में आंसर कर सकता है। मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, अभी आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं अगर कोई बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है तो। देखिए, इस सेम टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था। आपको एक आकृति दी हुई है, आपको एक आकृति दी हुई है, लेकिन आकृति का नाम नहीं दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम यह तो पता लगा ही सकते हैं कि यह एक चतुर्भुज है। यह आपको देखते ही पता लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये और चौथी भुजा ये। तो इसमें 4 भुजा है, तो यह एक चतुर्भुज है। लेकिन किस प्रकार का चतुर्भुज है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो दो भुजाओं पे ये एरो का चिन्ह लगा हुआ है, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। तो केवल दो ही भुजाओं पे ये लगा हुआ है, तो मतलब कि एक भुजाओं का युग्म समांतर है। भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर है, या फिर एक पेयर समांतर है। तो आपस में देखिए कौन कौन सी भुजाएं समांतर होगी। आर क्यू समांतर हो गई है एसपी के, आर क्यू समांतर हो गई है एसपी के, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यू आर समांतर है पीएस के। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्यू आर समांतर है पीएस के, क्योंकि दोनों पे ही यह देखिए एरो का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसलिए ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हो गई। तो हमारा किस प्रकार का, तो हमारा यह चतुर्भुज किस प्रकार का हो गया है? यह हमारा हो गया है समलंब चतुर्भुज। यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, रिवाइज भी किया था हमने, कि समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। क्योंकि इसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर है, अतः यह एक समलंब चतुर्भुज है या फिर ट्रेपेजियम है। देखिए, अब हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पीएस तथा क्यूआर, जो कि हमारी समांतर भुजाएं हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पिछली क्लास में हमने एक सूत्र पढ़ा था, हमने क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा था। वह क्या था? क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, गुणा समांतर भुजाओं का योग। यहाँ पे समांतर भुजा कौन कौन सी है? एक तो क्यू आर है और एक पी एस है। तो देखिए, मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समांतर भुजाओं का योग आएगा, तो योग की जगह मैंने लिख दिया क्यू आर प्लस पी एस, क्योंकि ये हमारी समांतर भुजाएं हैं, गुणा उनके बीच की दूरी। तो मान लीजिए, अभी के लिए मैं मान रहा हूं कि इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h है। यह जो मैंने दोनों भुजाओं के बीच की दूरी h है, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट की है। तो हमें h का मान ही निकालना है, हमें h का मान ही निकालना है, क्योंकि यही दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। या फिर अगर मैं कहूं तो भुजा पीएस और क्यूआर के बीच की दूरी है। तो देखिए, हमें क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 90, 1/2 गुणा क्यू आर हमें दिया हुआ देखिए 10 सेंटीमीटर। तो यहां से मैंने लिखा 10, प्लस पी एस का मान हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो यह हो गया 8 गुणा एच। तो देखिए, अगर अभी से सॉल्व करते हैं, 90 का 90 यहाँ पे 1/2 गुणा 10 प्लस और 8 हो गया आपका 18 गुणा एच। देखिए, ये 18 दो से कितनी बार जाएगा? 9 बार। दो से मैं काट सकता हूँ, 2 9 18। तो यह अपना 9 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ आएगा 90, और यहाँ पे क्या आएगा? 9 गुणा 1 होगा आपका 9 गुणा h। अब इस 9 को अगर मैं यहाँ ले जाऊंगा तो ये डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन या फिर गुणा में है। तो अगर मैं इसे यहाँ ले जाऊंगा तो यह भाग में या फिर डिवाइड में जाएगा। तो यह मेरा कितना हो जाएगा? देखिए, मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ, यह मेरा हो जाएगा 90/9 बराबर h। तो मेरा देखिए h का मान कितना आ जाएगा? मेरा h का मान आ जाएगा 10। मेरा h का मान क्या आ जाएगा? मेरा h का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। मेरा h का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, और मुझे h का मान ही मुझसे पूछा गया था।
एच का मान, या फिर मैं कहूं तो हमसे यही पी एस और क्यू आर के बीच की लंबवत दूरी पूछी गई थी। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। यह समझ में आया यह समझ में आया आप सभी को? कैसे आया? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यह समझ में आया? तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा सही, ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए हम आज का फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप्स। तो अब देखिए, जट इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि जटिल आकृतियां क्या होती हैं आखिर। कॉम्प्लेक्स शेप या फिर जटिल आकृतियां क्या होती हैं? तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन के द्वारा अगर हम जाएं तो डेफिनेशन दी हुई है, दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनी आकृति को जटिल आकृति कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं? दो या दो से अधिक सरल आकृतियों, मान लीजिए अगर मैं कोई एक उदाहरण लूं, तो देखिए मान लीजिए यह कोई एक त्रिभुज है। मैं त्रिभुज ही बना देता हूं। मान लीजिए यह कोई इस तरह से एक त्रिभुज है। यह कोई एक इस तरह से त्रिभुज है, और इसी के द्वारा मैं सेम दूसरा त्रिभुज इस तरह बना देता हूं। देखिए ग्रीन कलर से मैं दूसरा त्रिभुज भी बना देता हूं। ग्रीन कलर से मैं दूसरा त्रिभुज भी बना देता हूं। तो देखिए पहला त्रिभुज मेरा क्या था? पहला त्रिभुज है मेरा ये रेड वाला। ये मेरा हो गया पहला त्रिभुज। मेरा दूसरा त्रिभुज हो गया है यह ग्रीन वाला। यह मेरा पूरा दूसरा त्रिभुज हो गया। और ये बीच की भुजा दोनों में कॉमन है। तो देखिए मैं इस पूरी आकृति को, यह जो पूरी आकृति बनी है यह भी एक प्रकार की त्रिभुज ही है। यह पूरी आकृति जो बनी है यह भी हालांकि त्रिभुज ही है, लेकिन मैं इस पूरी आकृति को एक जटिल आकृति बोल सकता हूँ या फिर कॉम्प्लेक्स शेप बोल सकता हूँ। क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक, इसमें क्योंकि दो आकृतियां मिलकर बनी हुई है। एक त्रिभुज मेरा ये है और एक त्रिभुज ये है। तो दो त्रिभुज आपस में मिलकर एक बड़े त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं या फिर एक कॉम्प्लेक्स शेप का निर्माण कर रहे हैं। अगर देखिए मैं और उदाहरण की बात करूं, और उदाहरण मान लीजिए कि यह कोई एक आयत है। यह कोई एक आयत है, अगर मैं और उदाहरण की बात करूं, इस प्रकार कोई एक आयत है, और इस पे एक मैंने त्रिभुज बना दिया है। इस पे मैंने एक इस तरह से त्रिभुज बना दिया है। तो क्योंकि यह दो आकृतियों से मिलकर बनी है, एक तो यह आयत है, दूसरा यह मेरा त्रिभुज है। तो इस पूरी आकृति को मैं क्या बोल दूंगा? यह पूरी आकृति क्या है? मेरी कॉम्प्लेक्स शेप है। यह पूरी आकृति मेरी कॉम्प्लेक्स शेप या फिर जटिल आकृति है। तो देखिए यह होती है आपकी जटिल आकृति। अब उदाहरण से समझ लेते हैं। इस प्रकार देखिए मान लीजिए हमें यह एक पंचभुज दिया हुआ है। हमें यह एक पंचभुज दिया हुआ है। पंचभुज क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कि जिसमें पांच भुजाएं होती हैं। जिसमें पांच भुजाएं होती है, जैसे त्रिभुज होता है उसमें तीन भुजाएं होती है, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, उसी प्रकार से पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? पांच भुजाएं होती हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं इस पूरी आकृति जो हमें यह वाली दी हुई है, इसमें देखिए पांच भुजाएं हैं। पहली ये, दूसरी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो टोटल पांच भुजाएं हैं, तो इसलिए हम इसे पंचभुज कहते हैं। तो अगर देखिए मैं इस पंचभुज को ध्यान से देखूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यह एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज से मिलकर बना है? अगर मैं इस पंचभुज को देखिए यहां से ब्रेक कर दूं, या फिर यहां से अगर मैं इसे तोड़ दूं, तो जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है, तो जो देखिए ग्रीन कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वह मेरा एक चतुर्भुज हो जाएगा। वह मेरा एक चतुर्भुज हो जाएगा। और बाकी का जो ऊपर बचा हुआ है जिसे मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, वह मेरा एक त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए मैं कह सकता हूं कि यह पूरा पंचभुज एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज से मिलकर बना हुआ है। एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह दो सरल आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। तो यह मेरी पूरी, जो इस शेप को मैं क्या कहूंगा, यह मेरी पूरी शेप हो जाएगी जटिल आकृति। यह मेरी पूरी शेप हो जाएगी जटिल आकृति, या फिर इंग्लिश में जिसे कॉम्प्लेक्स शेप भी कहते हैं। अब देखिए जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब आते हैं हम जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल पर।
तो देखिए जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। वह जिन भी छोटी सरल आकृतियों से मिलकर बनी है, वह जिन भी छोटी सरल आकृतियों से मिलकर बनी है, उन सभी का हम योग कर लेंगे, उन सभी का हम योग कर लेंगे। तो चलिए देखिए एक उदाहरण की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने यह पंचभुज देखा था। यह पंचभुज सरल एक तो त्रिभुज से मिलकर बना था और एक चतुर्भुज से मिलकर बना था। तो देखिए अब मुझे इस पूरे पंचभुज को मान लीजिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मुझे इस पूरे पंचभुज का क्या ज्ञात करना है, इस पूरे पंचभुज का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा अभी तक जिससे मैं पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकूं। मुझे पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना आता ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे दो भागों में तोड़ दूंगा। मैं इसे दो भागों में इस तरह तोड़ दूंगा। तो एक भाग हो जाएगा मेरा त्रिभुज और दूसरा भाग हो जाएगा मेरा चतुर्भुज। अब देखिए मैंने त्रिभुज का फॉर्मूला भी पढ़ा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, और मैंने चतुर्भुज का फॉर्मूला भी पढ़ा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लूंगा, मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लूंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मैं निकाल लूंगा, और उसके साथ साथ ही मैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल लूंगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल लूंगा और दोनों को मैं आपस में जोड़ दूंगा। दोनों को मैं आपस में जोड़ दूंगा। क्यों जोड़ दूंगा, क्योंकि देखिए यह इन दोनों से मिलकर ही बनी है। यह प्लस का साइन यही दर्शाता है कि यह इन दोनों से मिलकर ही बनी है पूरी बड़ी आकृति। तो अगर ये इन दोनों से आग मिलकर बनी है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पंचभुज का, वह इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल और चतुर्भुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं यही कह रहा हूं कि एरिया ऑफ पंचभुज या फिर पंचभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा आप ये ए आर से कंफ्यूज मत होइए। यह जो इस तरह से लिखा हुआ है ए आर और ब्रैकेट में लिखा हुआ है त्रिभुज, इसकी फुल फॉर्म है एरिया ऑफ त्रिभुज या फिर एरिया ऑफ चतुर्भुज। अगर यहाँ ए आर चतुर्भुज लिखा है तो वह है एरिया ऑफ चतुर्भुज, और यहाँ पे ए आर ऑफ त्रिभुज है तो एरिया ऑफ त्रिभुज या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए हमारा क्या निष्कर्ष निकला, हमारे यही निष्कर्ष निकला कि एरिया ऑफ पंचभुज या पंचभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह त्रिभुज के क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, क्योंकि वह उन दोनों से मिलकर ही बना है। तो देखिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कुछ हमें इस तरह की शेप दी हुई है, जिस तरह की यह बनी हुई है, जिस तरह की यह बड़ी वाली आकृति बनी हुई है, कुछ इस तरह की शेप दी हुई है। अभी अगर मुझसे इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, अभी अगर मुझसे इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है इस तरह की शेप को क्या बोलते हैं, इस तरह की शेप को क्या बोलते हैं, और उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे इस तरह से तीन भागों में तोड़ लूंगा। मैं इसे इस तरह से तीन भागों में तोड़ लूंगा। अगर आप इसे देखिए इस तरह से तीन भागों में तोड़ लेंगे तो यह पहला वाला भी एक आयत है, दूसरा वाला भी अगर आप देखेंगे तो यह एक आयत है, और तीसरा वाला भी एक आयत है। तो मैं क्योंकि आयत का क्षेत्रफल तो मुझे पता है, तो मैंने देखिए यहाँ नंबर दे दिए हैं, पहली आयत, दूसरी आयत और तीसरी आयत। तो मैं तीनों आयतों के क्षेत्रफल को निकाल लूंगा और उन्हें आपस में क्या कर दूंगा, उन्हें आपस में जोड़ दूंगा, उन्हें आपस में जोड़ दूंगा। तो उससे मुझे इस पूरी आकृति, इस पूरी बड़ी आकृति या फिर यह जो जटिल आकृति है, इसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं, इसे एक उदाहरण की सहायता से भी समझ लेते हैं। अभी के लिए मान लीजिए, चलिए उसे पुराने वाले एग्जाम्पल में ही समझने की कोशिश करते हैं, पुराने वाले एग्जाम्पल में ही समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ इस तरह से शेप दी हुई थी। देखिए हमें कुछ इस तरह से शेप दी हुई थी। यह थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, लेकिन ये सीधी है लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन है। तो मान लीजिए इसे इस तरह से अगर मुझे कोई एक शेप दी हुई है, जैसा कि हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा था। तो इस तरह की मान लीजिए मुझे शेप दी हुई है, इसमें सभी लाइनें बिल्कुल सीधी हैं, सभी लाइनें बिल्कुल सीधी हैं। यह मान लीजिए मुझे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसके सामने यह भी मेरा बिल्कुल बराबर है तो यह भी हो गया 2 सेंटीमीटर। यह भी दिया हुआ है मुझे 1 सेंटीमीटर, यह भी मुझे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, यह भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड यह भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बिल्कुल इसी के सामने भी ऐसे ही दी हुई है, बिल्कुल इसी के सामने भी ऐसा ही दिया हुआ है।
और मान लीजिए यह मुझे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और यह मुझे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा। मैं जस्ट आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल इसे छोटे सरल आकृतियों में तोड़ लेना है। मान लीजिए अगर मैं इसे इस तरह से तोड़ लेता हूं, तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया है कि 3 आयत बन जाएंगी। तो देखिए पहली वाली आयत की भुजाएं क्या क्या हो जाएंगी। एक तो यह भुजा हो जाएगी जो कि 1 सेंटीमीटर की होगी, और एक यह भुजा हो जाएगी जो 2 सेंटीमीटर की होगी। तो देखिए अगर मैं पहली वाली आयत का क्षेत्रफल निकालूं तो कितना हो जाएगा, 1 × 2 सेंटीमीटर। यह मेरा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह मेरा हो गया पहली वाली आकृति का क्षेत्रफल। फिर मैं बात करूं अगर दूसरी आयत का क्षेत्रफल, तो देखिए दूसरी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा आप इस चीज को ध्यान से समझिए, अगर देखिए यह 2 सेंटीमीटर की है, अगर यह 2 सेंटीमीटर की है, तो यह वाली भुजा भी 2 सेंटीमीटर की होगी क्योंकि यह बिल्कुल इसके बराबर है, सामने है। तो यह भी 2 सेंटीमीटर की होगी। अब अगर मुझे इस दूसरी वाली आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे इसकी दोनों भुजाएं लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेंगी। तो देखिए इसकी चौड़ाई तो हो गई 3 सेंटीमीटर, और लंबाई क्या हो जाएगी इसकी लंबाई। अच्छा आप कमेंट में बता सकते हैं इसकी लंबाई क्या होगी, इस दूसरी वाली आयत की, इस दूसरी वाली आयत की लंबाई क्या होगी। चौड़ाई तो 3 सेंटीमीटर हो गई, इस आयत की लंबाई क्या होगी, कमेंट में बताना है आपको। ठीक है, देखिए आपको यही चीज ध्यान से समझनी है। ठीक है, अभी आप सभी बच्चे समझेंगे। देखिए इसकी इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे। देखिए इसे मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसकी इसकी पूरी लंबाई को मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। इसकी लंबाई देखिए पॉइंट ए, देखिए यह पॉइंट है पॉइंट ए, पॉइंट ए से लेके और पूरी पॉइंट बी तक है। इसकी लंबाई पूरी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की कुल लंबाई कितनी होगी, देखिए 1 सेंटीमीटर तो ये दिया हुआ है मुझे, और 2 सेंटीमीटर मेरा यह हो गया, और 1 सेंटीमीटर मेरा यह हो गया। तो कुल कितनी हो जाएगी अगर मैं ए बी की लंबाई निकालूं। तो देखिए 1 सेंटीमीटर हो जाएगी एक तो ये वाली, यह 1 सेंटीमीटर हो गई, प्लस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी यह वाली, वेरी गुड 4 सेंटीमीटर बिल्कुल। देखिए 2 सेंटीमीटर यह हो जाएगी, प्लस 1 सेंटीमीटर मेरी यह हो जाएगी। तो यह हो जाएगी देखिए मेरी एबी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई मुझे कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो इस पूरी बड़ी आकृति का देखिए मैं क्षेत्रफल कैसे निकाल सकता हूँ। बड़ी आकृति का क्षेत्रफल होगा मेरा 4 × 3, तो यह आ जाएगा मेरा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए इसी तरीके से मैं तीसरी आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। वो कैसे, कि जो देखिए ये लंबाई जो है, ये मैंने लंबाई ऑलरेडी निकाल ली है 2 सेंटीमीटर, तो वही मेरा होगा यह 2 सेंटीमीटर की, और चौड़ाई है मेरी 1 सेंटीमीटर। तो मेरी तीसरी आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × 1, ये आएगा मेरा 2 सेंटीमीटर। अब मैंने क्योंकि तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, पहली का है 2 सेंटीमीटर, दूसरी का है 12, तीसरी का है 2, तो मैं पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों को ऐड कर दूंगा या फिर तीनों को जोड़ दूंगा। तो मेरा यह आ जाएगा 2 + 12 + 2, तो यह मेरा आ जाएगा 12 और 2 14 और 2 16, तो यह मेरा आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम पूरी जटिल आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। सभी बच्चों को समझ में आया कि हम कैसे ज्ञात करते हैं जटिल आकृति का क्षेत्रफल। सभी बच्चों को क्लियर है, बस आपको छोटी सरल आकृतियों में ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद आपको यह ध्यान रखना है कि हम उनकी, जैसे कि हमने बड़ी आयत के लिए पूरी लंबाई कैलकुलेट की थी, इस तरह से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए देखिए आपको यह समझ में आया। तो अब आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 सभी बच्चों को यह पोल सेक्शन में सॉल्व करना है। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा, कमेंट सेक्शन अभी मैं बंद कर रहा हूं, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 26 सभी को आपकी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको एक आकृति दी हुई है, आपको एक आकृति दी हुई है, उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको क्षेत्रफल उसका ज्ञात करना है।
आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको एक आकृति दी हुई है, उसकी आपको कुछ भुजाएं दी हुई हैं, तो आपको वह क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। आप इसे अपनी सुविधा अनुसार दो आकृतियों में, तीन आकृतियों में, जैसा आपको सुविधा लगे वैसा आप ब्रेक कीजिए, तोड़ लीजिए। फिर उन छोटी आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल के उन सभी को ऐड करना है या फिर जोड़ना है। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपको ध्यान रखना है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो, कहीं जोड़ घटाव गुणा भाग इनमें गलती नहीं हो। कई बार हमें क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है जल्दबाजी में, तो आप इनका ध्यान रखेंगे। ध्यान पूर्वक सॉल्व करना है सभी को। काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अटेम्प्ट सभी बच्चे करेंगे। देखिए, आंसर सभी बच्चों को करना है। कोशिश कीजिए आपका आंसर सही हो, सही करने की आप ट्राई कीजिए। अगर गलत भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको सॉल्व सभी बच्चों को करना है, सॉल्व सभी बच्चों को करना है। 1 मिनट और वेट करते हैं, 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। आप इसे देखिए, हम किस तरह से इसे तोड़ सकते हैं, हम इसे किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं इस आकृति को। किस तरह से ब्रेक करने में हमें आसानी होगी। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और बचे हैं, सॉल्व कीजिए सभी। 30 सेकेंड में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो वो आंसर करें अपना। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और लेफ्ट है आपके पास। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं, तो अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है। कमेंट सेक्शन ऑन कर दिए, तो अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है। देखिए, हमें दी हुई है एक आकृति और हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने आकृति को देखा, सबसे पहले हमने पूरी आकृति को देखा। तो देखिए, यह कुछ पंचभुज टाइप की आकृति दी हुई है, क्योंकि इसमें 5 भुजाएं हैं। 1, 2, 3, 4 और 5।
तो सबसे पहले तो हमें यह पता लग गया है पंचभुज आकृति है, और इसका हमें डायरेक्ट क्षेत्रफल का सूत्र नहीं आता है, इसका हम डायरेक्ट क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो हम किस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो देखिए मैं इसे ब्रेक कर रहा हूं ग्रीन कलर से, देखिए मैं इसे ग्रीन कलर से इस तरह ब्रेक कर रहा हूं, इस लाइन के द्वारा मैं इसे ब्रेक कर रहा हूं। तो अगर मैं देखिए नीचे वाले पोर्शन को देखे, इसे मैं यहां से इरेज कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मान लीजिए मैंने अब इसे दो हिस्सों में बांट दिया, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले हिस्से को मैं पहली आकृति नाम दे रहा हूँ, आकृति 1, और नीचे वाली हिस्से को आकृति 2 नाम दे रहा हूं। तो देखिए अब अगर मैं ऊपर वाले को देखूं तो यह एक त्रिभुज है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे इसका आधार की जरूरत होती है और ऊंचाई की जरूरत होती है। एक तो आधार की जरूरत होती है और एक ऊंचाई की जरूरत होती है। तो देखिए त्रिभुज का आधार तो यही होगा जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है, त्रिभुज का आधार तो यही होगा, और यह कितना होगा, यह इसके बराबर होगा जो कि 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखिए यह इसके सामने की बिल्कुल भुजा है, यही इसके बराबर होगा। अच्छा, ये जिस भी बच्चे ने माइक अनम्यूट किया है वो प्लीज अपने आप को म्यूट पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा त्रिभुज का आधार तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज का आधार कितना हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब आप देखिए हमें यह भुजा दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो यह भुजा भी कितनी होगी जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट की है, यह भुजा भी होगी देखिए मेरी 5 सेंटीमीटर ही। और मुझे यह पूरी जो मैं नीले कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, जो मैं नीले कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, यह पूरी भुजा मुझे दी हुई है 8 सेंटीमीटर की, यह पूरी भुजा मुझे दी हुई है 8 सेंटीमीटर की। तो यह मेरी ब्लैक तो यह मेरी ब्लैक वाली भुजा जो बची है यह कितने सेंटीमीटर की होगी, कोई बच्चा बता सकता है क्या? यह ब्लैक वाली भुजा जो मेरी बची हुई है यह कितने सेंटीमीटर की होगी जो कि त्रिभुज की ऊंचाई है? वेरी गुड, यह 3 सेंटीमीटर की होगी। देखिए क्यों होगी, क्योंकि ये अगर मैं इस पूरी भुजा की बात करूं, देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे आपको शायद अच्छा समझ में आएगा कि देखिए मुझे यह पूरी भुजा दी हुई है, मुझे यहां से यहां तक की भुजा जो है वह दी हुई है मुझे 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की भुजा मुझे दी हुई है 8 सेंटीमीटर की। और छोटी भुजा और छोटी भुजा यहां से यहां तक की मुझे दी हुई है देखिए 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां मुझे दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो बची हुई भुजा यह वाली कितनी हो जाएगी, यह वाली मेरी हो जाएगी 8 - 5, यह हो जाएगी मेरी 3 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हमें त्रिभुज की ऊंचाई भी पता लग गई है और मुझे त्रिभुज का आधार भी पता लग गया है। त्रिभुज का आधार हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर और त्रिभुज की ऊंचाई मेरी हो गई है 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई, त्रिभुज की ऊंचाई मेरी हो गई है 3 सेंटीमीटर की। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पूरी आकृति का क्षेत्रफल जो होगा वह किसका क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पूरी आकृति का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आकृति 2 जो कि है एक आयत, तो आकृति 2 का क्षेत्रफल या फिर आयत का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं निकालू, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार की जगह मैंने लिखा 6, ऊंचाई की जगह मैंने लिखा 3, यह हमने अभी निकाला था। और देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई मुझे दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लिखूंगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल को सॉल्व करते हैं। दो 6 से 2 जाएगा 3 बार, 6 से 2 कितनी बार जाएगा, 3 बार कटेगा। तो यह आ जाएगा मेरा 3 × 3, 3 × 3। और यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 6 × 5। अगर मैं 6 × 5 करता हूँ तो यह आ जाता है मेरा 30, यह आ जाता है मेरा 30। और देखिए 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, और 30 मेरा यहाँ पे है, तो यह आ जाएगा मेरा 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह जाएगा मेरा 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है, ऑप्शन सी मेरा सही ऑप्शन है। सभी को समझ में आया कैसे आया ऑप्शन सी? सभी को यह समझ में आया कि त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकाली हमने, आधार कैसे निकाला, जो भी भुजाएं हमें दी हुई थी
उनके द्वारा हमने त्रिभुज की ऊंचाई या फिर आधार कैसे निकाला। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, आपको ये समझ में आया तो एक और क्वेश्चन करेंगे हम इसी के आधार पे। आसान क्वेश्चन है, देखिए ये आसान क्वेश्चन है। इसी तरह का मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो ये आपको सॉल्व करना है जल्दी से। सेम इसी तरह का हमने एग्जाम्पल भी लिया था। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 27। सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल में सेम इसी तरह का हमने क्वेश्चन लिया था। तो यह देखिए, सभी बच्चों का यह क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है। यह किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, यह सभी बच्चों का सॉल्व होना चाहिए। आप आमने सामने की भुजाओं को बराबर मान सकते हैं इसमें। इसमें आप आमने सामने की भुजाओं को बराबर मान सकते हैं। सभी बच्चों को यह जल्द सॉल्व करना है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। देखिए, इसमें हो सकता है कैलकुलेशन में गलती होने के चांस ज्यादा हो, तो कैलकुलेशन आप ध्यान से करिए। कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है इसमें। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। या फिर हमें एक आकृति दी हुई है, हमें उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आकृति में हमें कुछ भुजाएं दी हुई हैं, कुछ भुजाएं नहीं दी हुई हैं। तो जो नहीं दी हुई हैं उन्हें हम कैसे निकालेंगे, वह आपको ध्यान रखना है, वह आपको सिखाया गया है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। देखिए, कहीं कैलकुलेशन ऐसा नहीं हो क्वेश्चन आते हुए भी आपका गलत हो जाए। कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। हमें एक कॉम्प्लेक्स शेप दी हुई है। हमें एक कॉम्प्लेक्स शेप दी हुई है, तो उसका एरिया हमें ज्ञात करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सॉल्व सभी बच्चों को करना है, देखिए। अभी भी 8 से 9 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। अभी भी 8 से 9 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। तो जल्दी से सॉल्व करें और जल्दी से आंसर करें अपना पोल सेक्शन में। जल्दी से पोल सेक्शन में अपना आंसर करें। जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है, 1 मिनट और है आपके पास। 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। 1 मिनट और वेट करते हैं।
1 मिनट में हम इसे सॉल्व करेंगे। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और बचे आपके पास। 30 सेकेंड्स रिमेनिंग। 30 सेकेंड के बाद इसे सॉल्व करेंगे। किसी बच्चे ने अगर आंसर नहीं किया है तो वो जल्दी से आंसर करे। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो देखिए मैं अभी पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। अगर कोई बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है। तो देखिए हमें एक आकृति दी हुई है, इस आकृति के बारे में हम पहले ही उदाहरण में चर्चा कर चुके हैं। तो मैं इसे 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। 3 भागों में मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ। तीनों ही भाग, जिसे मैं पहली को नाम 1, आकृति 2 और आकृति 3, मैंने इसे 3 नंबर दे दिए हैं, आकृति 1, आकृति 2 और आकृति 3। तो देखिए अब सबसे पहले एक काम करते हैं, जो भी भुजा की हमें माप नहीं दी हुई है, जो भी भुजा की हमें माप नहीं दी हुई है ना, सबसे पहले उन्हें ज्ञात कर लेते हैं माप को। तो देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यह डबल एरो है यहाँ पे, यह डबल इस तरह का निशान है, और यहाँ पे भी यह इस तरह का निशान है, यहाँ पे भी इस तरह का निशान है, और देखिए यह यहाँ पे भी इस तरह का निशान है। इसका मतलब है कि यह सभी आपस में बराबर हैं, यह सभी आपस में बराबर हैं। तो अगर सभी बराबर हैं तो हमें देखिए एक दी हुई है इसमें से 2 सेंटीमीटर, हमें इसमें से एक दी हुई है 2 सेंटीमीटर। यह वाली जो दी हुई है, यह हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यह भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, यह वाली भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, यह भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यह भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसमें इनका उपयोग इसलिए करते हैं, यह जो डंडियां हैं या फिर यह जो स्ट्रिप्स इस तरह से लाइन बनाई हुई हैं, इनका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए अगर हर जगह 2-2 सेंटीमीटर लिखा जाएगा तो फिर डायग्राम क्लियर नहीं रहता है। डायग्राम में हर जगह ही नंबर लिखे हुए होंगे, तो वो एक जगह नंबर लिख के एग्जामिनर या फिर क्वेश्चन पूछने वाला जो है वह इसी तरह से करता है ज्यादातर। एक जगह हमें लिख दिया है 2 सेंटीमीटर और फिर उसको बराबर दिखाने के लिए यह डंडियों का यूज किया गया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह आपस में सभी बराबर होंगी। इसी प्रकार से अगर देखिए मैं देखूं तो यहाँ भी यह सिंगल डंडी है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, और यहाँ भी सिंगल है। तो देखिए यह हमें दी हुई है एक 1 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब यह सभी ही 1 सेंटीमीटर की होंगी। तो देखिए यह भी 1 सेंटीमीटर की होगी, यह भी 1 सेंटीमीटर की होगी, और यह भी 1 सेंटीमीटर की होगी। इसके अलावा देखिए जो ग्रीन, जो हमारी रेड कलर से बनी हुई है, जो हमारी रेड कलर से बनी हुई है, यह देखिए इसके बराबर होगी 4 सेंटीमीटर के। क्यों? क्योंकि यह आमने सामने की भुजा है। यह देखिए आयत है, और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यह भी मेरी 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और यह भी मेरी 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो अब शायद हमारे पास सारी भुजाएं आ गई हैं, अब हमारे पास सारी भुजाएं आ गई हैं। तो देखिए अब मैं पूरी आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकता हूँ। पूरी आकृति का क्षेत्रफल मेरा क्या होगा, आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 3 का क्षेत्रफल। आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 3 का क्षेत्रफल। तो देखिए इसे एक एक करके निकाल लेते हैं। पहली आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, पहली आकृति की तीनों ही आकृति देखिए हमारी आयत है। पहली आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई होगी देखिए यह वाली 2 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 4 है, चौड़ाई 2 है, तो यह आ जाएगा मेरा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गई मेरी पहली आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए दूसरी आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। दूसरी आयत की चौड़ाई तो है देखिए मेरी 5 सेंटीमीटर। आपको कमेंट सेक्शन में इसकी लंबाई बतानी है,
कमेंट सेक्शन में आपको इस आयत की लंबाई बतानी है, आयत 2 की। आयत 2 की आपको लंबाई बतानी है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। सभी बच्चे बताएंगे आयत 2 की लंबाई कितनी होगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आयत 2 की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। वह कैसे? 4 सेंटीमीटर का यह, 1 सेंटीमीटर की यह, और 1 सेंटीमीटर की देखिए यह। तो पूरी लंबाई कितनी होगी मेरी? 1 + 4 + 1 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो देखिए लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई मुझे दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो मैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 6 × 5। 6 × 5 होगा मेरा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं अब तीसरी आयत की, तो देखिए तीसरी आयत की लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो यह हो गया 4, और चौड़ाई दी हुई है मुझे 2 सेंटीमीटर। चौड़ाई हो गई है 2, तो यह हो गया मेरा 4 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे पूरी ही आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरी आकृति के क्षेत्रफल के लिए मैं तीनों का योग कर दूंगा। तीनों का योग कर दूंगा। देखिए पहले का आया था मेरा 8, दूसरी का आया था मेरा 30, तीसरी का आया था मेरा 8। तो यह मेरा हो जाएगा 8 × 30 38 है। 38 और 8 46, या फिर 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी सही आंसर है। तो देखिए आपने एक बात ध्यान दी हो कि क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। जो हमने अभी तक पढ़ा उन्हीं का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन है। आपको एक तो देखिए जो भुजाएं नहीं दी हुई हैं वो सभी भुजाओं का मान निकालना आना चाहिए। जैसे हमने इस बड़ी आयत का, जो आयत नंबर 2 है, उसका हमने लंबाई ज्ञात की। जो भुजाएं हमें नहीं दी हुई हैं उनका मान हमने ज्ञात किया। प्लस फिर हमने काफी इसमें कैलकुलेशन हो जाती है, काफी कैलकुलेशन हो जाती है कि आपको सबसे पहले गुणा करना है, छोटी छोटी आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने हैं, फिर उन सभी को जोड़ना है। तो इस तरह के जब भी आप क्वेश्चन करें तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप कैलकुलेशन में गलती ना करें। आपको कैलकुलेशन में आप गलती ना करें। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा इतना ही था। अभी हम दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। अभी हम दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा आज का सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल, या फिर एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो देखिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। वैसे आपने सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं यह आपने ज्यामिति में या फिर ज्योमेट्री में पढ़ा था अच्छे से। जैसा कि नाम से भी पता लगता है, सर्वांगसम क्या होता है? अगर मैं इसे तोड़ दूं, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो देखिए ये क्या बनेगा? सर्व प्लस अंग प्लस समान। देखिए अगर मैं इसे तोड़ दूं तो इसका क्या बनेगा? सर्व अंग सम। यहाँ पे सम है, सम का मतलब होता है समान। तो इससे क्या समझ में आता है? कि वह आकृतियां जिनके सभी अंग समान होते हैं। सर्व का मतलब क्या होता है? सभी, अंग समान। तो वह आकृतियां जिनके सभी अंग समान होते हैं सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। सिंपल सी यह डेफिनेशन होती है। फिर आपने देखिए त्रिभुजों के बारे में पढ़ा होगा कुछ। अगर मैं उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, मान लीजिए यह कोई त्रिभुज है ए बी सी। यह कोई त्रिभुज है ए बी सी, और कोई दूसरा त्रिभुज है मान लीजिए पी क्यू आर। कोई दूसरा त्रिभुज है आपने पी क्यू आर। तो आपने इन दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा होगा। दो त्रिभुजों की आपने सर्वांग समता के बारे में पढ़ा होगा। इनके आपने कुछ नियम पढ़े होंगे, जिसमें से देखिए आपने एस 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 नियम पढ़ा होगा, जिसे भुजा 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 या फिर साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल बोलते हैं। फिर दूसरा आपने पढ़ा होगा एस ए एस, साइड एंगल साइड, या फिर भुजा कोण भुजा नियम। तीसरा आपने पढ़ा होगा ए एस ए, या फिर एंगल साइड एंगल, या फिर कोण भुजा कोण नियम। चौथा आपने देखिए समकोण त्रिभुजों के लिए पढ़ा होगा आर एच एस। आर एच एस इसका मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेनियस, साइड का मतलब भुजा। यह नियम आपने पढ़ा होगा। तो यह सभी आप नियम आपने पढ़े होंगे दो त्रिभुजों की सर्वांग समता को सिद्ध करने के लिए। मैं बस एक बार आपको ध्यान दिला रहा हूं कि आपने क्या क्या पढ़ा था जो इस टॉपिक में यूज होगा। फिर आपने यह देखा होगा कि दो त्रिभुज मान लीजिए सर्वांगसम है। अगर यह त्रिभुज सर्वांगसम है एबीसी और पी क्यू आर, तो इन्हें हम किस तरह से लिखते थे? तो हम इन्हें इस तरह से लिखते थे, त्रिभुज एबीसी
और सर्वांग सम का चिन्ह यह होता था बीच में जो बना है, त्रिभुज पी क्यू आर। तो आपने इस तरह से पढ़ा होगा, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए अब हम इस अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल है कि अगर दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। अगर दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। मान लीजिए अगर मैं बात करूं, अभी जैसा हमने देखा, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, या फिर अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स के एरिया या फिर क्षेत्रफल बराबर होंगे। दोनों ही ट्रायंगल्स के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो देखिए अब इसे एक उदाहरण की सहायता से भी समझते हैं। मान लीजिए ये दो ट्रायंगल हमें दिए हुए हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है यह ग्रीन कलर में एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि यह सर्वांगसम है या नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए पूरी भुजा बीसी जो दी हुई है मुझे 6 सेंटीमीटर दी हुई है। पूरी भुजा मुझे 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अगर देखिए मैं बीडी की बात करूं, खाली इस भुजा की बात करूं, यह दोनों ही आपस में बराबर है। देखिए बीडी बराबर है सीडी के, क्योंकि देखिए दोनों ही जगह ये मुझे, एक डंडी यहाँ भी लगी हुई है और एक यहाँ भी लगी हुई है, तो इसका मतलब ये दोनों ही बराबर हैं। अब अगर कोई एक बड़ी चीज दो बराबर चीजों में बटी हुई है, तो वह बराबर बराबर कितनी हो जाएगी? यह भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा, और यह भी मेरा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और देखिए यह 3 सेंटीमीटर है और यह 4 सेंटीमीटर है। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके मैं यह कह सकता हूं कि यह वाली भुजा मेरी 5 सेंटीमीटर होगी। यह वाली भुजा मेरी 5 सेंटीमीटर होगी। देखिए मैं इसको पूरे को सॉल्व करके इसलिए नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं बस यह बताना चाहता हूं कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हमारे पास आज के लिए कम टाइम बचा है, तो वह पूरे ही कैलकुलेशन में निकल जाएगा टाइम। पाइथागोरस को आप जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो वहां से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि इस भुजा का मान 5 सेंटीमीटर होगा। सेम अगर मैं देखे पी क्यू आर त्रिभुज की बात करूं, तो यह भी 6 सेंटीमीटर है, और यह भी देखिए दो डंडी यहाँ है, दो डंडी यहाँ है, तो यह भी आपस में बराबर होंगे। बराबर होंगे तो यह कितना कितना आ जाएगा? यहाँ भी सेम 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। यहाँ भी 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो देखिए 3 सेंटीमीटर ये यहाँ है, 4 सेंटीमीटर यहाँ है, और यह कोण 90 डिग्री का है। यह कोण 90 डिग्री का है। तो अगर देखिए 90 डिग्री का कोण है, 3 सेंटीमीटर एक भुजा है, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण का मान भी हम सेम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके निकाल सकते हैं। तो वह भी आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। वह भी आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा ये 5 सेंटीमीटर निकालने का उद्देश्य क्या था, या फिर पर्पज क्या था? पर्पज यह था, मैं बस आपको यह बताना चाहता था कि अगर मैं इन दो तीनों त्रिभुजों में अगर अब बात करूं, अगर मैं अब तीनों त्रिभुजों में देखिए बात करूं, तो दो भुजा इसकी भी 5-5 सेंटीमीटर की है, दो भुजा इसकी भी 5-5 सेंटीमीटर की है। इसकी भी देखिए एक बड़ी भुजा 6 सेंटीमीटर की है, इसकी भी एक बड़ी भुजा 6 सेंटीमीटर की है। तो इसका मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज एबीसी की तीनों ही भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर की तीनों भुजाओं के बराबर हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की तीनों भुजाओं के बराबर हैं। और आपने पढ़ा होगा सर्वांग नियम ने, एस 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 नियम, या फिर साइड 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 नियम, कि अगर किसी एक त्रिभुज की तीन भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर होता है, तो वह दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। अब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, और हमें यह सिद्ध करना है कि सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है। तो देखिए देखते हैं, अभी हमने यह तो पढ़ लिया कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम है। तो क्या इनके एरिया भी समान होने चाहिए? बिल्कुल समान होने चाहिए। तो देखिए हम चेक ही कर लेते हैं कि इनके एरिया क्या होंगे। अभी देखिए मैं इस वाले त्रिभुज का एरिया निकालता हूं, पहले त्रिभुज एबीसी का। तो त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या होगा? 1/2 गुणा आधार। आधार पूरा कितना दिया हुआ है इसका? 6 सेंटीमीटर। तो आधार हो गया 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो गई? ऊंचाई मुझे दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई हो गई 4 सेंटीमीटर। तो देखिए इस दो, चार को मैं 2 से काटता हूं, यह 2 बार, तो यह आ जाएगा मेरा 6 × 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो आ गया मेरा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब अगर मैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहूं तो इसका भी मैं सेम वही फॉर्मूला यूज करूंगा, 1/2 गुणा आधार। आधार यहाँ भी मुझे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 6 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई देखिए इस त्रिभुज की यह होगी, ऊंचाई इस त्रिभुज की यह होगी, क्योंकि यह त्रिभुज कुछ उल्टा बनाया हुआ है। अगर मैं कहूं एबीसी त्रिभुज को ही जस्ट इन्होंने घुमा दिया है तो यह त्रिभुज बन गया है पी क्यू आर। तो देखिए इसमें यह ऊंचाई इसकी यह होगी 4 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी 4। तो सेम इस भी 4 को अगर मैं इस 2 से काटूं तो यह 2 बार काटेगा, तो यह हो जाएगा मेरा 6 × 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब दोनों ही त्रिभुजों का क्या आ गया है, दोनों ही त्रिभुजों में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो गया है। और यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर दो आकृतियां सर्वांगसम है या फिर सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है, सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हमारी यही प्रॉपर्टी है, देखिए यह इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर दो आकृतियां दी हुई हैं तो उन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो देखिए आज की क्लास आपकी यहीं खत्म करते हैं, टाइम भी हो गया है। तो आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। अच्छा, इससे पहले आप ये बता दीजिए कमेंट में, सभी बच्चों को यह समझ में आया कि सर्वांगसम आकृति क्या होती हैं, रिवीजन भी हो गया है, एंड सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको यह समझ में आया तो आपको थोड़ी देर रुकना है, मैं होमवर्क बता देता हूँ, होमवर्क के बाद आप जा सकते हैं। बिल्कुल कल का होमवर्क कोई भी बच्चा अभी लीव नहीं करेगा, सभी बच्चे अभी सभी बच्चे होमवर्क देखेंगे। 1 मिनट, आपको मेरी अभी स्क्रीन शायद